यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर होते हैं, दे आर नॉट नियर टू द अर्थ सरफेस। रही बात दूसरी, एक और तरह के सैटेलाइट होते हैं जिन्हें पोलर सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, जो पोलर सैटेलाइट है वो अर्थ के नॉर्थ टू साउथ पोल के ऊपर अगर हम एक ऑर्बिट ड्रॉ करें उसमें मूव करते हैं, और जो आपके जियो सिंक्रोनस है वो अर्थ के इक्वेटर के अराउंड मूव करते हैं। ये फर्क है आपका। ठीक है, अब बात करी जाएगी कि ये जो सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ ये अर्थ के ऊपर नहीं गिर रहे, लेकिन अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बंधे हुए हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ समझते हैं। जैसे समझ लीजिए एक स्टोन है, इसे किसी पर्सन ने या किसी मशीन ने बहुत तेज़ी से फेंका, और ये फेंक के ऐसा कुछ चला गया काफ़ी दूर तक कि अभी यहाँ से आगे जाना तो चाहता है, लेकिन अर्थ उसे खींच रही है। लेकिन इतना ज़्यादा इसको आपने वेलोसिटी दी थी कि अर्थ सिर्फ इसकी अब डायरेक्शन बदल पा रही है। अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये दूर जाने से थोड़ा सा नज़दीक रख पाए। अब अगेन अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ये अब ये ऐसे आगे नहीं जा पा रहा, बल्कि थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन बदल पाए। फिर वापस से ये अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचना चाह रही है, तो ये थोड़ा ऐसे यहाँ से जैसे आगे मूव करना चाह रहा था वहाँ ना मूव करके ये थोड़ा सा साइड में आ गया। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली जो भी स्टोन है एक तरह का रिवॉल्यूशन करने लगेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अगर ये फर्स्ट पाथ ऐसा है। फर्स्ट पाथ के लिए क्या है, अगर किसी स्टोन को बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका जाए और अगर वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आता है तो वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब वेलोसिटी को आपने इंक्रीज कर दिया और कुछ ऐसे इंक्रीज करा कि वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर कहें √GR के इक्वल है। न्यूमेरिकली इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर ऐसी वेलोसिटी हमें मिलती है, ठीक है, अगर कुछ ऐसी वेलोसिटी मिलती है, उस केस में जो वो स्टोन है सेकंड केस, सेकंड पाथ, ये हमने वेलोसिटी को थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करा, तो जो ये स्टोन है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लगा। अब देखो ये अर्थ पर नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जा पाया है, जब भी तो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स से बाहर है? नहीं है। अगर बाहर होते तो वो उसके चारों तरफ चक्कर नहीं काटते। वैसे प्लेनेट का मोशन हो रहा है, इस बार सर्कुलर होगा अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करके फॉर द अर्थ अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कराया जाए। लेकिन अगर हमने इसके बाद वेलोसिटी और इंक्रीज कर दी तो इस बार जो है प्लेनेट कुछ जो भी स्टोन है कुछ ऐसे मूव करेगा। इस बार का इलिप्स, जैसे पहले इलिप्स इस तरह से बना था, इस बार इलिप्स इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन मूवमेंट इलिप्टिकल पाथ में ही होगा। नाउ इंक्रीज करते करते आप इन तीनों पाथ को देखोगे, क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ मतलब अभी जहां जब भी कोई प्लैनेट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तब तक वो उस सन के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर 2GR के इक्वल आ जाए तो जो ये स्टोन, अगर स्टोन की बात कर रहे हैं, स्टोन वापस से अर्थ के ऊपर नहीं आएगा, वो फ्री हो जाएगा, और वो जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ की इक्वेशन पैराबोला के पाथ को फॉलो करेगी। तो कि कुछ इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम उसके पाथ को ट्रेस करें, उसमें सेंसर लगा दे, तो देखा जाएगा कि पैराबोला की जो पाथ की इक्वेशन होती है, जो पैराबोला का पाथ होता है, वैसे पाथ पर वो जा रहा है। ओपन है तो ओपन चीज वापस यहाँ लौट के नहीं आने वाली। देन अगर वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो स्टोन एस्केप करेगा, ठीक है, बट वो हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, इस तरह से आपके पास ये 5 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिस समय 1, 2, 3 पाथ जो थे, जो कि क्लोज पाथ थे, जैसे कि एक एलिप्स था ऐसे वाला, एक सर्कल था और एक अगला एलिप्स था ऐसे वाला। इन तीनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस स्टोन के पास वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो वो क्या हो गया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर पहुंच गया, उसकी बाउंड्री पे पहुंच गया है। अगर उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमने इतना ज़्यादा तेज उसे फेंका है कि उसके पास खुद अर्थ से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, अर्थ जितनी उस पर लगा सकती है उससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आ चुकी है,
ठीक है, तो वो अर्थ से बाहर चला जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि अर्थ है और अर्थ से इस मास को हमें एस्केप कराना है, मान लो ये इन्फिनिटी है, तो मिनिमम ये वेलोसिटी जिससे थ्रो कराया जाए वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, भले वहां जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि अर्थ से दूर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मिनिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए कि इन्फिनिटी पे पहुंचने पर वेलोसिटी अगर जीरो भी हो जाए तो वो मिनिमम वेलोसिटी एस्केप हो, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद, इन्फिनिटी वो पोजीशन है जहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है। ठीक, अब आती है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो है, इन्फिनिटी पे। अब बात करते हैं टू एस्केप मैन एनी मास, किसी भी मास को एस्केप कराने के लिए इट मस्ट बी गिवन वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी दो कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके मास की फाइनली मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए, जिसे हम टोटल एनर्जी कहें। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और वहाँ पर जाके आपकी अगर मास जो है वहाँ तक पहुँचने पर जीरो हो भी जाए, ठीक है, जीरो हो चाहे ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जीरो हो भी जाए तो वो मिनिमम आपकी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपका मास है, इस मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि इस मास कॉन्फ़िगरेशन के लिए जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम अर्थ का, स्मॉल एम इस मास का, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, तो सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर। अब इसे यहाँ से थ्रो किया गया तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ओके, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी ई स्क्वायर। ओके, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगाया है, वो इसलिए लगा पाए हैं क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा कोई भी नहीं लग रहा। जब ये मास जो है इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रही, वो स्पेस है, तो वहाँ पे एयर के कारण आने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगने वाला। तो क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करके वीई की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। ठीक, यहाँ आप देख पा रहे हो फाइनली जो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो हो रही है। उसके बेसिस पे हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gm, अंडर रूट 2gm अपॉन आर। एक चीज़ और समझना, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि gm अपॉन आर स्क्वायर को हम स्मॉल g कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल GM इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह आप स्मॉल जी आर स्क्वायर अगर पुट कर दो तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। नहीं तो मैंने क्या किया, इसको नीचे भी आर से और ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, तो GM बाई आर स्क्वायर को स्मॉल g रख दें, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। याद रखिए ये अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को, किसी मास को फेंका जाए उसके लिए है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ना थ्रो किया जाए बल्कि काफ़ी हाइट से किया जाए तो उसके लिए आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। उसमें हमें फिर वापस से कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी जनरल प्लेनेट की बात करें तो वी ई फॉर प्लेनेट इज इक्वल टू 2√g ऑफ दैट प्लेनेट मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ दैट प्लेनेट, ये वैल्यू आएगी। अर्थ के लिए ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। जैसे इस क्वेश्चन की बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये तो स्पेसिफिक है प्लेनेट के सरफेस से। अगर ऐसा कर दिया जाए कि अर्थ से h हाइट पर एक मास को हम थ्रो करते हैं जिससे कि वो अर्थ से एस्केप कर जाए, लेकिन जिस हाइट से कर रहे हैं वो अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो हमें बताना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से देनी पड़ेगी। मिनिमम का मतलब ये होगा कि ये जस्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाए, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच पाए। तो ये कहा जाएगा कि सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। और अगर हमें मिनिमम एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, वो तो कोई नो डाउट। लेकिन अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एस्केप मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो इन्फिनिटी पे पहुंचने के समय वो मास जीरो भी हो जाए
उसकी वेलोसिटी, तो वो कहलाएगी मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। मतलब जिस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो किया जाए जिससे कि इन्फिनिटी पे पहुंच के भले ये रुक भी जाए, तो वो थ्रो करी जाने वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा Gm/r। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन से हमें जो वैल्यू मिलेगी 7.9 के इक्वल मिलेगी, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो बनेगा √gr। ठीक है, और ये वाली चीज़ आपने देखी होगी कि सैटेलाइट्स को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए ये वेलोसिटी चाहिए होती है जो पीछे हमने डिस्कस करी थी। यहाँ देखो 7.9 जो कि अराउंड 8 होती है। ठीक है, ये IIT JEE में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूँगा। नाउ नेक्स्ट टर्म समझते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जब कभी भी किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा होता है उस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब अबव केस की बात करते हैं। एक चीज़ समझना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक वर्ड है ये एक जनरल वर्ड है। जनरल वर्ड मतलब ये जैसे आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के अंदर कॉमन नाउन वर्ड सुना हुआ है, ये कॉमन नाउन की तरह है। जैसे कहा जाए ऑल बॉयज़, ऑल स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब वो सभी मैं कह सकता हूँ ऑल स्टूडेंट, उसमें हर एक वो बच्चा आ जाएगा जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑल माई स्टूडेंट जो भी है, जो भी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है। ठीक है, ऑल बॉयज़ सबके लिए है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी केस में नाम लूँ तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरह की जनरल टर्म है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है? वो फोर्स जो किसी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब जरा समझें, ये जो मास है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है, इसके सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अबव केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ऐसा फोर्स है वो जो कि इन दोनों मासेस के सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन की डायरेक्शन में लगता है, और इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसलिए आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इन जनरल सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r होता है। mr ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, mv²/r। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल करते हैं तो हमें यहाँ से स्पीड ऑफ सैटेलाइट मिलती है, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑर्बिट में मूव करता हुआ सैटेलाइट इस स्पीड से मूव करता है। ठीक है, Gm/r। व्हाट इज स्मॉल r? इसको ध्यान रखना। स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ planet from center of circular orbit, या फिर इसे कई जगह पे रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाए, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर कोई एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है तो ये स्मॉल r जो है अर्थ के रेडियस के बराबर लिया जा सकता है। इन दैट केस v ऑर्बिटल जो है √gr के इक्वल आ जाएगी। अगर हम रेशियो ऑब्टेन करना चाहें, और एक बात ध्यान रखें, जितने भी मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रहे हैं। केस नंबर 2, अगर हम इधर पे रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर, तो देखिए एस्केप वेलोसिटी तो आपकी √2gr होती है अगर अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, थ्रो किया जाए। और अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स हैं, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है। इन दोनों का रेशियो जो है ये आएगा। अब एक चीज़ याद रखिए, एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा हमेशा ही होगी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि वो अर्थ, एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि मास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है,
और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या, मास अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने वाला मास अभी भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो ये वेलोसिटी कम होगी। और एस्केप वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए आप कह सकते हो VE/VO इज इक्वल टू √2। थोड़ा ऐसा याद करने के लिए मैंने समझाया है। अगला एक है डिफरेंस बिटवीन द VE एंड VO फॉर ए सैटेलाइट नियर द अर्थ। कोई एक सैटेलाइट अगर अर्थ के नियर है तो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। VE एंड -VO की वैल्यू जो है √2 - 1 √GR या फिर √2 - 1 VO के इक्वल होगा। ठीक है।